हेलो एंड वेलकम बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न एंड क्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जैव विविधता एवं वर्गीकरण बायोडाइवर्सिटी एंड अ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये होता क्या है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, सबसे फर्स्ट चैप्टर है। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तभी हम लोग जो विज्ञान का और बाकी भी जो चैप्टर है उसको हम लोग आसानी से पढ़ पाएंगे। तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग एक वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोगों को जो पेपर है वो उससे पहले ही हमारा जो ये लेक्चर है पूरा कंप्लीट हो जाए, है ना। जो पेपर आप लोगों का जब भी होगा, एनुअल पेपर जो वार्षिक पेपर होगा, उससे पहले हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की जिम्मेदारी है। तो आप लोगों को पूरा कंटिन्यू फॉलो करना है, बुक को ओपन रखना है और कॉपी और पेन लेके चलते जाना है। मैं जो भी बताऊंगा उसको आप लोग को नोट डाउन करते जाना है। तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले जैव विविधता का। तो जैव विविधता का मतलब होता क्या है ये देखते हैं हम लोग, है ना। तो जैव विविधता मतलब देखो, जैव का मतलब क्या समझते हो आप लोग? जैव का मतलब जीव, जैव का मतलब होता है जीव। और विविधता मतलब विभिन्नता। तो जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता को हम लोग क्या बोलेंगे? जैव विविधता बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के मीनिंग क्या बोलोगे? जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नताओं को हम लोग क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहेंगे। देखो, सभी जीवों में कुछ न कुछ समानताएं पाई जाती हैं और कुछ न कुछ विभिन्नता पाई जाती है। जैसे मैं इंसानों में बात करूं, तो जैसे मैं बोलता हूं, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर जो एरिया होता है, वहाँ ठंड इलाका होता है, वहाँ उस तरफ के लोग कैसे होते हैं? आप लोग देखे होंगे कि बहुत गोरे होते हैं, रहते हैं, देखे होंगे आप लोग। और आप लोग देखना, साउथ की तरफ देखना, है ना। जो हमारे जो नक्शा है, भारत का नक्शा होता है, उसमें नीचे तरफ देखोगे तमिलनाडु एरिया तरफ, है ना। इस तरफ आप लोग देखेंगे। अगर आप लोग साउथ पिक्चर भी देखते होगे तो उसमें देखोगे कि उसमें जो हीरो होते हैं थोड़ा काले कलर का होता है। क्यों? क्योंकि ये सब एटमॉस्फेयर के कारण होता है, वातावरण के कारण होता है। तो ये सभी विभिन्नताएं होती है, मतलब पर सभी के पास वही चीज़ होता है, दो हाथ है, दो पैर है, दिमाग है, वही दिल होता है, हाँ, वही लंग्स होता है, सभी चीज़ होता है, पर कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इन सभी जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नताओं को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव विविधता कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट दिए हैं, हम लोग उसको आप लोग को नोट करते जाना है भाई। देखो, हम अपने आस क्या बोला है, देखो, हम अपने आसपास कई प्रकार के जीव के समूह देखते हैं। इन जीव समूह के सदस्यों में भिन्नताएं भी हैं व समानताएं भी। मतलब देखो, हम जैसे हमारे आसपास देखते हैं, जैसे कुत्ते देख रहे हैं, बिल्ली देख रहे हैं, घोड़े देख रहे हैं, इसमें कुछ समानताएं भी होती हैं, कुछ विभिन्नता भी होती है ना। तो जानवर के समूह दर्शाते हैं तथा नीम, बरगद, जामुन, अनार आदि पेड़ के पौधे के समूह दर्शाते हैं। यदि हम इन दोनों समूह के लक्षणों की तुलना करें तो हम पाते हैं कि एक समूह के विशेष के सदस्य अन्य समूह की अपेक्षा अधिक समान लक्षण। मतलब हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग बरगद का वृक्ष देख रहे हैं, एक तरफ जामुन का वृक्ष, तो दोनों में कुछ न कुछ समानताएं भी हैं और कुछ कुछ विभिन्नता। मतलब अगर हम लोग बाहर से देखेंगे तो जामुन का वृक्ष का जो पत्ता होता है, जो लीफ है, पत्ती होती है, वो क्या होती है? अलग होता है भाई, है ना। लेकिन जमीन से उसको क्या मिलता है भाई? पौधे को पानी मिलता है भाई। क्या मिलता है? पानी मिलता है। तो पानी को जो बरगद का वृक्ष है वो जैसे पानी को जमीन से ले रहा है, उसी प्रकार तो जामुन का वृक्ष भी लेगा। मतलब कुछ समानताएं तो है भाई। जैसे प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपना भोजन बना रहा है ना। तो जैसे जामुन बना रहा है वैसा बरगद भी बना रहा है। तो मतलब कुछ समानताएं हैं पर कुछ विभिन्नताएं भी है भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं भाई, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, आगे और कुछ बोला है, क्या बोला है? इन समूह के सदस्यों को और छोटे समूह में बांटा जा सकता है। उदाहरण के लिए क्या दिया है? घोड़े का समूह, बिल्लियों का समूह, जैसे जानवर का पूरा समूह है ना। जानवर में क्या कहा जाएगा भाई? घोड़े का अलग समूह हो जाएगा, बिल्लियों का अलग हो जाएगा, कुत्ते का अलग हो जाएगा, नीम के पेड़ का समूह, धतूरा, सभी आप सभी के आसपास ये सभी आप लोग को मिल जाएंगे, है ना भाई। धतूरा है, नीम है, बिल्ली है, घोड़े हैं, सभी आसपास में मिल जाते हैं। तो इन समूह के सदस्यों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश लक्षण इसमें क्या है भाई? समान है। तथा ये लक्षण उन्हें अन्य छोटे समूह से अलग करते हैं। मतलब कुछ में स्पेसिफिक, मतलब विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जिसके कारण वो अन्य समूह से अलग होते हैं। ठीक है, अन्य समूह से अलग होते हैं। जैसे किसी में, जैसे गाय है, गाय का समूह, उसमें ना प्रजनन काल अवस्था अलग होता है ना। गाय कुछ अलग चीज़ खाता है तो उस कारण उसका समूह, देखो, गाय क्या खाता है? मांस मटन तो नहीं खाता है भाई। अब कुत्ते क्या करते हैं भाई? मांस भी खाते हैं, चावल भी खा लेते हैं। तो इसमें कुछ समानताएं हैं, है ना। समानता क्या है? उसके 4 पैर होते हैं भाई,
है ना, तो 4 पैर के भरोसे चलते हैं। ऐसे सभी कुछ समानताएं हैं, पर कुछ विभिन्नताएं भी हैं। देखो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर देखो, इसी जाति के समूह को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, जाति की संज्ञा दे देते हैं ना। जो समूह है उसमें कुछ लक्षण विशेष होते हैं, तो उसको देखते हुए जाति वर्ड का यूज किया गया है। तो देखो यहाँ पर एक दिया है, उदाहरण के लिए मनुष्य के समूह की बात करते हैं। सभी मनुष्य चाहे वो पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में निवास करते हो, किसी भी क्षेत्र में, ठंडे इलाके हो, गर्मी इलाके हो, या किसी भी इलाके में हो, है ना, वे सभी में क्या होते हैं, सुविकसित मस्तिष्क होते हैं, दिमाग होते हैं भाई सभी का, त्वचा होते हैं, है ना, कम घने बाल होते हैं। हमारे बाल जो होते हैं हम कम होते हैं, घने नहीं होते हैं ना भाई, है ना, जैसे गायों में होते हैं बहुत घने बाल होते हैं भाई। इस प्रकार कह सकते हैं कि मनुष्य की एक क्या है, पूरे जितने भी मनुष्य के लक्षण होंगे वो एक पूरा क्या है, जाति है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैव विविधता के बारे में बताया भाई। अब उसके बाद देखते हैं कुछ क्रियाकलाप दिया है। क्रियाकलाप को आप लोगों को जिसे देखते हैं, चलो देख लेते हैं हम, जिसमें दो पौधे का नाम देना है हमको, दो पौधे लेना है, उसमें पौधा एक दिया है और पौधा दो दिया है। उसमें दोनों पौधे की, जैसे ऊपर में एक ही जाति का लेना है, कोई भी एक ही जाति का एक पौधा लेंगे, उसमें दोनों, तो उसमें देखेंगे तनी की लंबाई, किसमें तनी की लंबाई क्या बड़ा है, किसमें छोटा है, ये चीज़ देखना है भाई। पत्तियों की संख्या देखना है, किसमें पत्ती की संख्या अधिक है, किसमें कम है ना। जैसे बरगद का बोल रहा हूँ तो उसमें पत्तियों की संख्या अधिक है, जैसे बोल रहा हूँ। लीम के में और उससे अधिक होगा, छोटा छोटा होता है पत्तियाँ का आकार आकृति, किसी में नुकीली होगा, किसी में कटीली होगा, ऐसा। पत्तियों का रंग देखिए, किसी में पीला है, किसी में हरा है भाई, है ना, किसी में लाल हो जाता है। तो पत्तियों के किनारे देखेंगे कि किनारे कैसे होते हैं। आप लोग हर पत्ती को किनारे देखोगे, हर पत्ती का किनारा अलग होता है, किसी में नुकीला होता है, किसी में कांटेदार होता है, किसी में चिकना होता है ना। शिरा विन्यास भी देखेंगे कि समांतर शिरा विन्यास है कि जालिकावार। समांतर कब होता है भाई, समांतर जो एक, मतलब बोलते हैं एक बीज पत्री पौधे बोलते हैं ना, एक बीज पौधे, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, इनके जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, समांतर शिरा विन्यास होते हैं। और जो द्विबीजपत्री होते हैं, द्विबीजपत्री जैसे आप लोग किसी को भी ले सकते हो, जैसे आम हो गया, चना हो, इसके पत्तियों को देखोगे तो उसमें जालिका पाई जाती है। जैसे पत्तियां हैं, ऐसे जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां हैं, और इसमें बीच में एक पाई जाती है रेशा पाई जाती है। तो ये जालिकावाद में क्या होती हैं, जालिकावाद में इसमें पूरा ऐसे पाया जाएगा, ऐसे, फिर इससे ना फिर से और निकले रहते हैं, ऐसे ऐसे ना फिर से, और इसमें और निकलेंगे और ऐसे निकलेंगे। तो ऐसे करके ना पूरा जाल का निर्माण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जाल का निर्माण, इसीलिए इसका नाम पड़ते हैं जालिकावाद। ठीक है, ओके, कंटिन्यू करें आगे। ओके, समझ आ रहा है तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि आपके आसपास जितने भी बच्चे हैं, आपके अगल बगल में दूसरे स्कूल वाले होंगे, उसको पूरा सेंड करना है, ताकि आप लोगों को प्रॉपर शिक्षा मिले। क्योंकि इस कोरोना काल में क्या हो रहा है, किसी को जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, पर किसी के पास नेटवर्क का प्रॉब्लम है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, तो ये सभी चीज़ प्रॉब्लम होने के कारण इसको यूट्यूब में डाला जा रहा है। ठीक है ना भाई, तो आप लोग को ध्यान देना है। अब देखो इसमें क्या बोले, हम मनुष्य का अवलोकन करते हैं। इसमें 10 बच्चों का लिया है, और उसमें क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या समानता है। हम 10 विद्यार्थी, आपने क्लास में कोई 10 विद्यार्थी होंगे, उसको आप ले लो भाई। और उसमें देखो कि एक, मतलब एक एज का, जैसे आप लोग अभी 9th में हो, तो 9th में लगभग कितने ईयर के बच्चे रहेंगे उसको देखना है ना। तो उसकी लंबाई को देखें, किसकी लंबाई क्या, किसी का 4 फीट है, किसी का 4.5 फीट है भाई, है ना, ये सभी चीज़, है ना, किसी का 5 फीट होगा। इसका वजन देखें, किसी का 30 किलो, किसी का 40, है ना, इसको सब देखना है। तर्जनी की लंबाई, मतलब अंगूठी जो होता है, जो उंगली होता है अपना, तर्जनी बोलते हैं, उंगली होता है, उसका लंबाई देखेंगे, किसी में अलग होगा, छोटा होगा, किसी में बड़ा होगा। अंगूठे का निशान देखेंगे, सभी व्यक्ति का अंगूठे का निशान अलग होगा भाई, है ना। सभी व्यक्ति में बात को नोट डाउन करना कि सभी व्यक्ति के अंगूठे का निशान कैसा होगा, अलग होगा, ध्यान देंगे। ठीक, और हथेली देखेंगे, अब जो हथेली होता है, पाम बोलते हैं उसको, पाम, उसकी लंबाई चौड़ाई सभी में अलग अलग होंगे, है ना। तो आप लोग को इस सभी को देखते हुए आपको निष्कर्ष निकालना है। 10 व्यक्ति में देखना है, 10 स्टूडेंट को देखना है कि इसमें तो कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे आप लोगों को कि कुछ बच्चे का समान होगा, समान उंगली की लंबाई होगा, वजन भी समान हो जाएगा, है ना, पाम की लंबाई, हाथ की जो बोल रहे हैं, है ना, ये सभी अलग, किसी में समान भी दिख जाएगा एक दो भाई, और किसी में अलग अलग भी हो सकते हैं भाई। चलो ये हो गया, हम लोग जान गए। अब उसके बाद हम लोग और इसमें क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, देखो उपयुक्त क्रियाकलाप पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव जाति के सभी सदस्यों में समानता के साथ साथ अंतर भी पाया जाते हैं। हम लोग पूरा समझ गए। अब इसी विभिन्नताओं को ही हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, जैव विविधता। किसी क्षेत्र विशेष में, ये परिभाषा को नोट करेंगे भाई, क्या करेंगे, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों के विविध प्रकार को उस क्षेत्र के विशेष की जैव विविधता कहते हैं। इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे आप सभी लोग, मैं बता रहा हूँ, नोट डाउन करेंगे।
ठीक, ओके। नेक्स्ट करें, कंटिन्यू। ओके, देखते हैं। अब उसके बाद समूहीकरण व वर्गीकरण। देखो समूहीकरण क्यों करते हैं, समूहीकरण क्यों करते हैं भाई, ये देख लेते हैं, है ना। समूहीकरण क्यों करते हैं, देखो समूहीकरण हम लोग इसलिए करते हैं या वर्गीकरण इसलिए करते हैं ताकि हमको अध्ययन करने में, पढ़ाई करने में क्या आसानी हो। मतलब जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो होशियार बच्चे होते हैं वो एक उस होशियार बच्चों का एक ग्रुप होता है। मतलब जैसे पाँच पाँच लोगों का ग्रुप है, ये सभी बच्चे लगभग होशियार ही होंगे, और जो मस्ती करते हैं, ज़्यादा अतलंग करते हैं, वो पीछे साइड बैठे रहते हैं, है ना। तो उनका एक अलग ग्रुप होता है। तो हम लोग पहचान जाते हैं कि हाँ भाई ये बच्चे क्या है, होशियार है, ये बच्चे क्या है, थोड़ा वीक है, कैसे है, हम लोग सभी जान जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग अब आसानी से पहचान जाते हैं कि ये बच्चे क्या है, जो फर्स्ट रो में बैठे हैं, फर्स्ट बेंच में बैठे हैं, होशियार बच्चे हैं, लास्ट बेंच में बैठे हैं वो क्या है, थोड़ा वीक है, ऐसे पहचान देते हैं। तो हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप में बांटते हैं, समूह में बांटते हैं, या फिर वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, जिसमें आप देखो, आप लोगों को कुछ एग्जांपल दिया है। देखो प्लास्टिक के स्केल, पेन, ये सभी क्या दिए हैं, वस्तुएं दिए हैं। अब इस समूह को इसको आप लोग अलग अलग समूह में बांट सकते हो। आप लोग इसमें देख सकते हो कि प्लास्टिक से कौन कौन सी वस्तुएं बनी है, इसको आप लोग देख सकते हो, उसके आधार पर उसको वर्गीकृत कर सकते हो। लकड़ी से कौन सी चीज़ बनी है, ये चीज़ देख सकते हो। कांच से कौन सी बनी है वस्तु, ये आप लोग देख सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप लोग अलग 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 व्यवस्थित कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद कांच की कौन बनी है ये तो देख लेंगे, है ना। लकड़ी से बना है उसको भी देख लेंगे भाई, प्लास्टिक से बना है इसका भी देख। अब उसका यूज़ देखेंगे कि यूज़ किसका हो रहा है। जैसे प्लास्टिक का स्केल बोला है, प्लास्टिक की स्केल आप कहाँ यूज़ करोगे, आप लोग अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो अपने रूम में जहाँ आप लोग पढ़ते हो वहाँ यूज़ करोगे। पुस्तक को भी आप लोग ही यूज़ करोगे, पेन को भी आप ही स्टूडेंट हो यूज़ करोगे। अब परख नहीं लिखो, कांच का चीज़ है भाई, इसको आप लोग कहाँ करते हो, जो लैब होता है जहाँ पर प्रयोग करते हैं वहाँ यूज़ करोगे। अब लकड़ी का गुटका, उसको तो यहाँ नहीं यूज़ करोगे। लेंस होता है ना, समतल दर्पण है, कांच का टुकड़ा है, ये सभी को अलग अलग जगह हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करें। कई जगह तो हम लोग डबल यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे डबल यूज़ भी, जैसे मैं बताता हूँ, हल्दी है, हल्दी को हम लोग सब्जी में भी यूज़ करते हैं, मसाले के रूप में भी यूज़ करते हैं। मिर्च है, मिर्च को हम लोग सब्जी में भी यूज़ करते हैं, पर उसका मसाले के रूप में भी यूज़ होता है ना। कई किसी का डबल यूज़ भी होता है, ठीक है, किसी का डबल यूज़ भी होता है भाई। देखो जैसे और दिया है, क्या दिया है, रबर की गेंद, बल्ला, है ना। ये सभी यूज़ कहाँ करेंगे, हम लोग खेल के मैदान में करेंगे भाई। कहाँ करेंगे, खेल के मैदान में। तो ये सभी चीज़ को आप लोगों को वर्गीकृत करना है भाई, और आप लोग को आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर होता है। अब उसके बाद देखो समूहीकरण का मतलब यही है कि हम लोग ना उसके कुछ लक्षण को देखें, बाहरी लक्षण को देखें, उसको उपयोग को देखें कि इसका किस चीज़ में हमको उपयोग हो रहा है। उसके आधार पर उसको समूह में हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे। इस देखो समानता क्या, इस प्रकार किसी एक गुण में समानता के आधार पर बनाए गए समूह को हम लोग क्या कहेंगे, समूहीकरण कहेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, एक बार में समझ में आए तो थोड़ा रिपीट करके देख सकते हो, आप लोग को समझ आ जाएगा। मैं कहाँ से क्वेश्चन बनेगा इस चीज़ भी आप लोग को बताऊंगा भाई, है ना। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें कुछ, देखो अभी जो एग्जांपल दिया था उसी को लिया है, प्लास्टिक के स्केल, पुस्तक, पेन, परख नली, सभी चीज़ को दिए हैं। हम उसको दो भाग में हम लोगों ने डिवाइड किया। हम लोग एक भाग डिवाइड किए जो लकड़ी से बने हैं उसको डिवाइड किए एक तरफ, और दूसरे को किसके डिवाइड किए, जो लकड़ी से नहीं बने हुए हैं भाई। तो लकड़ी से बने हुए हम लोग देख, लकड़ी का गुटका, बल्ला, पेंसिल, लकड़ी का स्केल, ये सभी क्या है, किससे बने हुए हैं, लकड़ी से बने हुए। और जो लकड़ी से नहीं बने, जो प्लास्टिक से बने हुए हैं और कांच से बने हुए, उसको जो इसमें शामिल किया, किसमें, इसमें शामिल किया है, वस्तुएं जो लकड़ी से नहीं बनी हुई। ठीक, ये समझ गए भाई। अब देखते हैं इसमें इस चीज़ को भी शामिल किया है जो कांच से बनी हुई हैं, है ना, और जो वस्तु कांच से नहीं बनी हुई। मतलब एक प्रकार से इसमें प्लास्टिक को शामिल किया गया है, इसमें कांच से बनी वस्तु। देखो परख नली है, लेंस होता है, लेंस आप लोग देखे होंगे, जैसे आँख का लेंस होता है भाई, वैसे प्रकार समतल दर्पण होता है, आपके घर में होगा दर्पण, कांच का टुकड़ा, ये सभी क्या है, कांच है भाई। हाँ, वस्तुएं जो कांच से नहीं बनी होती, जैसे सुई, पेन, पेन देखे होगे आप लोग, है ना, प्लास्टिक का स्केल, रबर की गेंद, रस्सी, ये सभी किस में आते हैं, प्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार से उसको समूह में वर्ग, आप देखो ऐसा हम लोग अगर समूह में डिवाइड करते अलग अलग, जैसे आप लोग घर में आप पढ़ते होगे, है ना। तो जैसे आप अभी 9th क्लास में हो, तो 8, 6, 7th क्लास से निकले होगे, तो आपने पुस्तक को, जो बुक है अपने घर में, उसको जमा कर रखे होगे अलमारी में या कहीं पर भी। तो उसमें आप लोग रखे होगे कैसे, होगे कि 6 का बुक को एक साइड रखे होगे, 7 का बुक को एक साइड, 8 के बुक को एक साइड, अलग से रखे होगे, समूह में बना के रखे हो ना, ताकि हम लोग आसानी से बाद में भी हमको ढूंढना पड़े तो हम लोग आसानी से ढूंढ लेंगे भाई कि हाँ 6 का बुक ये है कि 7 का बुक ये है। तो ऐसे प्रकार से हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो ये होता है समूहीकरण। ठीक है, गॉट इट, समझ आ गया। अगर समझ आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना है भाई, है ना।
चलो आगे चलते हैं बढ़ते जाते हैं भाई। अब देखते हैं क्या देखते हैं, समूहीकरण एवं वर्गीकरण के पूरे प्रयास। समूहीकरण वर्गीकरण, अब यहाँ से अपना स्टार्ट होता है मेन, पूरा इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट, अपना विज्ञान का मेन आधार यहाँ से स्टार्ट है। समूहीकरण, देखो समूहीकरण या ग्रुप में बांटना या वर्गीकरण में बांटने के बहुत से साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग प्रयास किए हैं, है ना, पर उनका सभी लोग कुछ न कुछ असफल भी हुए, कुछ सफल भी हुए। तो पहला अपना साइंटिस्ट आता है अरस्तु आता है। देखो अरस्तु, देखो हम लोग जानते हैं विज्ञान के दो भाग होते हैं, एक होता है जंतु विज्ञान, एक होता है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में जंतु का अध्ययन करते हैं और वनस्पति विज्ञान में पादप का अध्ययन। तो जंतु विज्ञान के जनक होते हैं अरस्तु, इस बात को नोट कर लेना। आपको अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप लोग को 11th में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अरस्तु किसको कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, जंतु विज्ञान के फादर कहते हैं, पितामह कहलाते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उस आवास के आधार पर ना जंतुओं को क्या किया, डिवाइड किया, वर्गीकृत किया आवास के आधार पर। वो कहाँ पर रहता है, कि स्थल पर रहता है कि जल पर रहता है। तो उन्होंने जलीय और स्थलीय आवास के आधार पर जीवों को वर्गीकृत कर दिया भाई। चलो हमने ये भी जान गए। अब उसके बाद अरस्तु तो आ गया, अरस्तु के बाद ना सभी व्यक्ति जो अलग और वैज्ञानिक थे उन्होंने संतुष्ट नहीं हुए उससे, तो और बहुत से व्यक्ति आए। अब उसके बाद आया जॉन रे आया। देखो डेट को याद रखना कब आया भाई, है ना, तो कितना कब आया, 1686 में कौन आया, जॉन रे आया। अब जॉन रे ने क्या बताया कि पौधों के बाहरी लक्षण को देखा कि इसकी पत्ती ऐसी है ना, चौड़ी है पत्ती कि नुकीली है पत्ती, कि जंतु में ये लक्षण दिखाई दे रहा है, दो पैर दिखाई दे रहा है। तो इसको उसके आधार पर ना उसको अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस आधार पर बाहरी लक्षण को बस देखा, अंदर में क्या चल रहा है उसको उससे कोई मतलब नहीं था। उन्होंने बाहरी लक्षण को देखकर बता दिया कि पौधों के बाह्य लक्षणों को आधार बनाया। देखो किसको बनाया, देखो पौधे के बाह्य लक्षण को, सिर्फ बाह्य लक्षण को देखा कि यहाँ पत्तियों में ऐसा है ना, कुछ प्रकाश संश्लेषण ऐसा हो रहा है, ये सभी बाहरी लक्षण को देखकर भी, है ना। उसके बाद जॉन रे के बाद आया कैरोलस लिनियस। अब कैरोलस लिनियस ही ऐसे साइंटिस्ट है जो उन्होंने कुछ हद तक अच्छा मेहनत किया बच्चा, है ना, अच्छा साइंटिस्ट है ये, इन्होंने अच्छा मेहनत किया भाई, तो इसका नाम थोड़ा चलता है, ठीक है। कैरोलस लिनियस ने तमाम पौधों को वर्गीकृत करने के लिए कुछ प्रयास किया और उन्होंने कुछ विशिष्ट लक्षणों के आधार पर उन्होंने वर्ग किया। कुछ विशिष्ट लक्षण में फूलों के नर एवं मादा अंगों की उपस्थिति के संख्या के आधार पर उन्होंने तो किस आधार पर वर्गीकृत किया है, सभी साइंटिस्ट वैज्ञानिकों का नाम आप लोग को याद रखना है। तो कैरोलस लिनियस किस आधार पर, कि फूल के जनन अंगों के आधार पर। जो फूल आप लोग देखे होंगे, है ना, जैसे आप लोग देखे होंगे गुड़हल का पुष्प देखे होंगे गुड़हल का पुष्प दिमाग में छप रहा है दिमाग में कि गुड़हल का पुष्प कैसा होता है। गुड़हल के पुष्प में जो एक डंठल होता है ऐसा होता है, उसके ऊपर में ऐसे लाल कलर का 5 ठो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं वर्तिकाग्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नीचे में येलो येलो कलर का ऐसा ऐसा बहुत सारी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पुमांग बोलते हैं। और आप लोग अगर देखे होंगे तो इसके नीचे में वर्तिकाग्र के, इसको बोलते हैं वर्तिका, लंबा ट्यूब होता है उसको बोलते हैं वर्तिका। ऊपर में सबसे जो होता है 5 ठो जिसको बोल रहा हूँ इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है। और नीचे में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, अंडाशय, क्या बोलते हैं, अंडाशय, ठीक है। तो क्या उसके इन्होंने जो कैरोलस इन्होंने इसी आधार पर कि हमको ये पुमंग, ये जो पीले पीले कलर का दिखाई देता है उसको बोलते हैं पुमंग, है ना। इसको बोलते हैं जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उसको एक साथ क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फीमेल पार्ट, मतलब मादा जनन अंग है। तो इस आधार पर उन्होंने जीव को, मतलब पुष्पों को वर्गीकृत किया। और उसकी बुक का नाम भी आप लोगों को ध्यान देना है बच्चों। उसके बुक का नाम क्या है, सिस्टेमा नेचुरी। इसके बारे में पूछा जाता है पेपर में, इम्पोर्टेंट है, IMP जरूर लिख लेना बच्चों, ठीक है। तो कैरोलस लिनियस का बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। उन्होंने वर्गीकरण किसके आधार पर किया, नर एवं मादा अंगों की उपस्थिति एवं संख्या के आधार पर किया, ठीक है। इसको वर्गीकरण को एक और नाम से जानते हैं, इसको लैंगिक वर्गीकरण भी कहते हैं। इस पॉइंट को भी नोट कर, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हो विज्ञान को बच्चों तो 10वीं में आप लोगों को एक पेपर दिलाना पड़ता है अच्छा, NTSC बोलते हैं, क्या बोलते हैं, NTSE, ठीक है। ये पेपर दिलाना पड़ता है, दिलाओगे तो आपको जब तक आप पढ़ोगे तब तक, अगर आपको ये पेपर क्लियर हो जाता है तो आपको जब तक पढ़ोगे, कॉलेज करोगे, जब तक पढ़ोगे आप लोग को पर मंथ स्कॉलरशिप मिलता है लगभग 1200,
हर महीने आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगा बच्चों, अगर ये निकाले तो आपको ये निकालना है। तो आप लोगों को सभी सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना है, इसलिए विज्ञान में मैं फोकस कर रहा हूँ, आप लोग को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब लिनियस ने तो वर्गीकरण कर दिया है ना, तो उन्होंने प्राणियों को बाह्य लक्षणों के आधार पर पुमांग और जयांग की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत कर दिया भाई। मादा अंग को बोलते हैं जयांग, है ना बच्चों, और नर अंग बोलते हैं को पुमांग बोलते हैं, है ना। मैं बता रहा हूँ, आगे आगे और पढ़ेंगे, जब पुष्प वाला पार्ट ये जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। अब देखते हैं भाई, उन्होंने ना पूरे जंतु जगत को, पूरे जीव जगत को उन्होंने दो भाग में डिवाइड कर दिया। किसमें, कितने भाग में, दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक है पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। इसमें इन्होंने बताया गया कि पूरे पृथ्वी में, पूरे संसार में केवल दो ही प्रकार के जीव होते हैं। कितने प्रकार के, दो। एक होता है भाई प्लांट होते हैं, पादप होते हैं, एक होता है जंतु, उसके बाद और कोई नहीं होते हैं, ऐसा इन्होंने बोल दिया। इन्होंने बोल दिया कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। और कैरोलस लिनियस ही ने पदानुक्रम शब्द का प्रयोग किया था। अभी पदानुक्रम क्या होता है बच्चों, उसके लिए आप लोग को आगे जाना पड़ेगा। तो पदानुक्रम वहाँ प्रक्रिया है, जो देखो यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा है, पदानुक्रम वहाँ प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनके गुणों एवं विकास के आधार पर निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न समूह में वसूल, मतलब ना कुछ लक्षण को देखते हुए, है ना, कुछ गुण को देखते हुए उसका विकास कैसे हुआ है, कहाँ से आया है, इस आधार पर उन्हें वर्गीकृत करना कहलाता है पदानुक्रम कहलाता है। पदानुक्रम, इसको वर्ड को किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने, तो ये याद रखेंगे। तो पदानुक्रम में क्या क्या होता है ये देखो, सबसे ऊपर में होता है जगत, उसके जगत जैसे एनिमिलिया, हम जो से जैसे इंसानों के, हम लोग किस में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं, ठीक है। हम लोग दूसरे पर निर्भर करते हैं, खाना हम खाना अपना स्वयं नहीं बनाते हैं भाई, जैसे पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पौधों को खा लेते हैं, या फिर क्या कर लेते हैं, कुछ मांस को खा लेते हैं। तो हम लोग क्या हैं भाई, विषमपोषी हैं। विषमपोषी मतलब दूसरे पर डिपेंड करने वाले, दूसरे पर निर्भर रहने वाले। तो ये हो गया। संघ क्या बोलते हैं, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा क्या मतलब, कॉर्डेटा का मतलब क्या समझते हो बच्चों, कॉर्डेटा का जैसे हमारे में रीढ़ का हड्डी पाया जाता है पीछे तरफ, पीछे तरफ क्या होता है, पीठ के साइड क्या होता है, रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, उसको बोलते हैं कॉर्डेटा बोलते हैं। और जोड़ीदार उपांग, हमारे एक जोड़ी हाथ होता है और एक जोड़ी पैर होता है, मतलब पैर चढ़ने के लिए, हाथ को क्या करने, कुछ भी वस्तु को पकड़ने के लिए, ठीक है। वर्ग में मैमेलिया आता है। मैमेलिया का मतलब क्या होता है, हमारे जो बाह्य कर्ण पाए जाते हैं, बाह्य कर्ण मतलब कान हमारे बाहर होते हैं। आप लोग देखोगे पक्षी के कान बाहर नहीं होते हैं भाई, है ना। शरीर में बाल पाए जाते हैं हमारे, ठीक है। इस आधार पर पदानुक्रम ये होता है। उसके बाद गण आता है। गण मतलब जिसमें प्राइमेट्स, प्राइमेट्स का मतलब होता है कि इसमें अग्रपाद पश्चपाद में अंगुलियाँ पाई जाती हैं, उंगली पाए जाते हैं, और अंगूठे की स्थिति विपरीत होता है। एक अंगूठा अपोजिट दिशा में होगा और दूसरा अंगूठा विपरीत दिशा में। कुल का मतलब हमारे कुल से, कुल के हैं, कौन से कुल के हैं हम लोग, दो पास से चलते हैं, मतलब दो पैर से ही चलते हैं। आप लोग देखे होगे किसको, गाय को, बैल को देखे होगे भाई, कुत्ते को देखे होगे, घोड़े को देखे होगे, कितने पैर से चलते हैं, चार पैर से चलते हैं। हम लोग कितने पैर से चलते हैं, दो पैर से चलते हैं भाई। कितने से, दो पैर से चलते हैं, ठीक। अब उसका वंश क्या है, इंसान का वंश क्या होता है, होमो होता है। क्या होता है, होमो, याद रखेंगे। होमो का मतलब होता है हमारे में ब्रेन पाया जाता है, सुरक्षित मस्तिष्क होता है ये। जाति होता है सेपियंस, तो इसको याद रखेंगे। इंसानों का वैज्ञानिक नाम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि वैज्ञानिक नाम इंसानों का क्या होता है, तो उसका नाम होता है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस तो यहीं से मिला है, होमो ये, सेपियंस ये, तो दोनों ही मिलता है तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बनता है, ठीक। अब उसके बाद इतना तो कैरोलस ने से बता दिया कि भाई ये पूरे जंतु जगत, पूरे जीव जगत को दो भाग में डिवाइड कर देते। पर इसका मेरा कुछ कमियां थी, कि कुछ कमियां थी, उन्होंने उसको कमियों को दूर करने के लिए और साइंटिस्ट आए, है ना। तो उन्होंने और इसे बताया, देखो जैसे इसमें दिया है, क्या आप जानते हो, ये क्या आप जानते हो, इसको टाइप का पूछा जाता है ना, उसको आप लोग ध्यान रखना, इसका क्या जानने के बोल रहे हैं भाई, है ना। यूग्लेना ऐसा जीव है जो जंतु पौधों के दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अब देखो, अब इसको ये कन्फ्यूज़न आ गया, क्या कन्फ्यूज़न आ गया बच्चों, कि अब जंतु, देखो यूग्लिना एक ऐसा जीव जिसमें जंतु के समान भी लक्षण है और पादप के समान भी लक्षण, मतलब जंतु के समान ये दूसरे से अपना भोजन भी ले सकते हैं, है ना, और क्या कर सकते हैं, पौधों के समान अपना भोजन भी बना सकते हैं, मतलब दोनों के लक्षण। अब ये कन्फ्यूज़न की बात आ गया, क्या बात आ गया, अब कि इसको जंतु जगत में रखूँ कि पादप जगत में रखूँ। अब कैरोलस लिनियस भाई साहब ने तो बोल दिया कि संपूर्ण जीव जगत को दो भाग में बांट देंगे, जीव में, जंतु जगत में, एक होगा पादप जगत में। तो अब यूग्लिना को किस में रखी, ये कन्फ्यूज़न था,
है ना। तो देखो इसमें बोला एक कोशिकीय जीव है, इसमें हरित लवक पाया जाता है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है, स्वपोषण विषम पोषण दोनों प्रकार का। कभी स्वपोषण मतलब अपना भोजन कभी बना लेता है, कभी ये नहीं बनाता है भाई। सूर्य का प्रकाश रहेगा तो अपना भोजन बना लेता है, अगर सूर्य प्रकाश किसी दिन नहीं होगा तो अपना भोजन नहीं बना पाएगा, तो दूसरे से ले लेगा। तो इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। इस आधार पर उन्होंने कन्फ्यूजन आया, तो उसको सुधारने के लिए एक और साइंटिस्ट आए। कौन से साइंटिस्ट आए? R.H. व्हिटकर आए। कौन आए भाई? R.H. व्हिटकर। देखो यहाँ पर लिया है, कब आए नाम रखना, कब आए इन्होंने 1969 में आए। कब आए? 1969 में R.H. व्हिटकर आए। क्यों ना है भाई? R.H. व्हिटकर। तो इसकी याद रखेंगे कौन से साइंटिस्ट कब आ रहे हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे। तो R.H. व्हिटकर भाई साहब ने जो दो वर्गीकरण था उस पर ना कुछ नए तरीके और डाले गए हैं, कुछ और वर्गीकरण उन्होंने किया। और किस आधार पर किया, इसके मुख्य आधार कौन कौन से, ये देखो। तो उन्होंने केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति एवं उपस्थिति के आधार पर, मतलब जैसे जैसे कोई कोशिका होती है बच्चों, उसमें बीच में क्या पाई जाती है? नाभिक पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्रक बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? केंद्रक। अब केंद्रक कुछ आवरण से घिरा होगा, कुछ झिल्ली से घिरा होगा भाई, इसके चारों तरफ कुछ झिल्ली पाए जाते हैं, तो कुछ में झिल्ली पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है। तो उसके आधार पर वर्गीकरण किया। जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती बच्चों उसको प्रोकैरियोटिक कहा गया, और जिसमें झिल्ली पाई जाती है बच्चों केंद्रक के चारों, उसको यूकैरियोटिक बोलते हैं। प्रो का मतलब समझना बच्चों, प्रो का मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन काल में जो जीव बने थे उसमें केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाया गया था, इसी कारण उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। यू मतलब आधुनिक बच्चों, आज का जो जीव होता है उसके नाभिक के चारों तरफ झिल्ली का आवरण पाया जाता है, केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाया जाता है, इस कारण इसको यूकैरियोटिक बोलते हैं बच्चों, भूलना नहीं है ना। संगठन के स्तर के आधार पर कि जीव क्या है, एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब क्या, मतलब पूरा जीव का निर्माण एक कोशिका से हो जाता है बच्चों। कितने सेल से हो जाता है? कितने कोशिका से? एक कोशिका। मतलब एक ही कोशिका के अंदर पूरे कार्य होंगे, उसके उत्सर्जन, प्रजनन, पोषण, है ना, श्वसन, सभी कार्य एक ही कोशिका में। बहुकोशिका में अलग अलग होगी। जैसे हम लोग बहुकोशिकीय हैं तो लंग्स का, हमारे जो फेफड़ा होता है उसका काम होता है श्वसन करना भाई, किडनी का काम होता है उत्सर्जन करना, है ना, हार्ट का काम होता है धड़कना भाई, ब्लड को सर्कुलेट करना पूरा बॉडी में। तो इस आधार पर होता है ना। उसके बाद पोषण की प्रकृति का आधार, स्वपोषी और विषम पोषी। तो किस आधार पर वर्गीकृत किया है, ये हमेशा याद रखना बच्चों। 3 ठो दिया है कि 3 बेसिस पे इन्होंने वर्गीकृत किया। तो R.H. व्हिटकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया। कितने वर्गीकरण दिया? जैसे कैरोलस ने 2 जगत वर्गीकरण दिया, कितने? जंतु और पाद। उसी प्रकार R.H. व्हिटकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया। पहला है मोनेरा। मोनेरा के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं बच्चों, उसको रखा गया है, ठीक है। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में क्या है, इसको रखा है जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो एक कोशिका से बने होते हैं, एक कोशिका जीव होते हैं, उसको रखा गया। फंजाई आप लोग देखोगे, कवक, कवक बोलते हैं। जैसे अचार में आप लोग देखोगे, अचार आपके घर अचार होगा तो उसमें कुछ फफूंद लग जाता है सफ़ेद सफ़ेद टाइप का, उसको बोलते हैं फंजाई बच्चों, है ना, उसको याद रखना। उसके बाद आता है प्लांटी, जिसमें पादप को रखा गया है, और एनेविलिया जिसमें जंतु को रखा गया। तो इस प्रकार से उसको डिवाइड किया गया 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? R.H. व्हिटकर ने। तो संपूर्ण सजीव को कितने भाग में डिवाइड कर रहे हैं? सजीव को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब जिसमें केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं पाया जाता है। और जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं बच्चों, कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। और देखो मैं बताया था इसमें कौन आता है? मोनेरा आते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत जिन्होंने R.H. व्हिटकर ने जो मोनेरा जगत दिया, ऊपर में देखो मोनेरा जगत लिखा है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत कौन आते हैं? बैक्टीरिया या जीवाणु आते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं? एक कोशिकीय, याद रखना। अब यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? एक कोशिकीय भी होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय भी होते हैं भाई। तो एक कोशिकीय के अंतर्गत किसके आता है? अभी बताया मैं, क्या आता है? प्रोटिस्टा आता है, जो प्रोटिस्टा जगत दिया है उसमें आता है, वो आता है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एग्जाम्पल क्या है, उसका उदाहरण क्या है? अमीबा। अब बहुकोशिकीय के अंतर्गत भी अलग अलग है बच्चों, किसी में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसी में नहीं पाई जाती है। अब कोशिका भित्ति होती क्या है? कोशिका भित्ति होती क्या है? आप लोग तो पता नहीं है कोशिका भित्ति क्या होती है। तो कोशिका भित्ति होता क्या है बच्चों? जैसे कोशिका है, ये कोशिका है, इसके बीच में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। उसी प्रकार बच्चों इस सेल के या कोशिका के चारों तरफ भी एक
मृत मृत बोलते हैं ना बच्चों, जो जीवित नहीं रहता, एक झिल्ली पाई जाती है, भित्ति पाई जाती है ना, वॉल पाया जाता है, जो लेयर पाया जाता है बोल सकता हूँ। कोशिका के एक कोशिका है ये, इसके चारों तरफ एक और लेयर पाया जाता है, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो किसी में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसी में नहीं पाई जाती है भाई। तो किसी को देखो कोशिका भित्ति सही जिसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है इसमें देखते हैं, उसके आधार पर कैसे वर्गीकृत किया है। तो कोशिका भित्ति के आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर बच्चों क्या किया है, देखो क्या किया गया है, प्रकाश संश्लेषण करने में अक्षम, मतलब कौन प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, जैसे फंजाई। फंजाई आप लोग देखे होंगे, मैं बताया हूँ, अभी अचार में पाया जाता है, वो फफूंद दिखता है हमको, वो क्या है, फंजाई है। वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते बच्चों, प्रकाश संश्लेषण वो नहीं करते। कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, आगे बात भी करेंगे। इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की बच्चों, याद रखना, काइटिन याद रखेंगे। ओके, याद रखेंगे, मैं पूछूँ बाद में पूछूंगा भाई, है ना। तो याद रखना किससे बनी होती है, काइटिन से। ओके, अब उसके बाद देखते हैं, उसके बाद और क्या देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने में अक्षम, सक्षम। अब कौन प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पादप करते हैं भाई, पादप करते हैं प्रकाश संश्लेषण, हम लोग जानते हैं, क्योंकि पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और किसके मदद से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की मदद से बनाते हैं। आप लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो पढ़े ही होंगे आप लोग, है ना। और जो प्रकाश संश्लेषण करने में कौन करता है, पादप करते हैं। और कौन नहीं करता है, तो फंजाई नहीं करते हैं। और कोशिका भित्ति रहित में कौन आता है, एनिमेलिया आता है। मतलब जो एनिमल सेल होते हैं बच्चों, जैसे हम लोग हैं, हमारे कोशिका के चारों तरफ क्या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती बच्चों, क्या नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। लेकिन पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पादप में किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है बच्चों, याद रखना, किससे बनी होती है बच्चों, सेल्यूलोज से बनी होती हैं। ये हमेशा याद रखना, किससे बनी होती हैं, सेलुलोज से बनी होती हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसी कारण हम लोग जो घास होते हैं उसको हम लोग पचा नहीं पाते बच्चों। गायों में सेलुलोज को पचाने में का एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण वो घासों को पचा लेते हैं, हम लोग नहीं पचा पाते हैं, है ना। तो ये है। तो इस प्रकार 5 जगत वर्गीकरण कैसे किया हम लोग समझ गए, कैसे किए भाई, देखते एक बार देख लेते हैं भाई। सजीव को 2 भाग में बांटा गया, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। तो 5 जगत वर्गीकरण दिया है, ऊपर में लिखा गया है 5 जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, जगत प्लांटी, एनिमिलिया, ये सभी चीज़ दिया है। उसके बाद 2 जगह में आया प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में आया हमारा मोनेरा आ गया भाई। मोनेरा एक कोशिकी होते, याद रखना। यूकैरियोट को भी 2 भाग में बांटा है, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। एक कोशिकी के अंतर आता है प्रोटिस्टा, बहुकोशिकी के अंतर्गत किसको डिवाइड किया है, मतलब कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो फिर से 2 भाग में डिवाइड किया। कोशिका भित्ति जिसमें पाया जाता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण जो नहीं करता उसमें भी पाए जाएंगे कोशिका भित्ति, और जिसमें प्रकाश संश्लेषण पाया जाएगा उसमें भी पाया जाएगा भी कोशिका भित्ति। तो जो इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण करता है वो होता है हमारा प्लांट, पौधे होते हैं। जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती हैं पर प्रकाश संश्लेषण नहीं करता वो होता है हमें फंजाई होता है। ठीक है, अब कोशिका भित्ति किस में नहीं पाई जाती भाई, एनिमिलिया में। एनिमिलिया में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से 5 जगत वर्गीकरण किया। अब देखते हैं एक एक जगत को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। पहला दिया है मोनेरा जगत। तो मोनेरा जगत के अंदर किसके आते हैं मैं बताया हूँ, अब भी बताइए किसके आता है। मोनेरा के अंतर्गत आता है बैक्टीरिया। क्या कौन आते हैं, बैक्टीरिया। मैं बताया हूँ बैक्टीरिया आएंगे, याद रखना हमेशा, बैक्टीरिया 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 बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया याद रखेंगे। तो ये देखो मोनेरा जगत के अंदर सभी के कैसे होते हैं, अभी बताया ऊपर में जो फ्लो चार्ट दिया उसमें एक कोशिकी होते हैं मोनेरा, है ना, झिल्ली रहित केंद्रक। मतलब देखो झिल्ली रहित केंद्र मैं बताया हूँ प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब प्राचीन, और जो प्राचीन काल में जो सेल थे, कोशिका थी, उसमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाई, जैसे कोशिका है, केंद्रक के चारों केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, तो इसी को बोला है झिल्ली रहित केंद्रक बच्चों, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव। प्रोकैरियोटिक का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है झिल्ली रहित केंद्रक का पाया जाना। झिल्ली रहित केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं पाया जाता और एक कोशिकी होते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है भाई, क्या लिखा है। उसके बाद देखते हैं इस जगत के जीव क्या होते हैं, दिया है। इस जगत के जीव होते हैं स्वपोषी भी होते हैं, विषमपोषी, दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब जब इसको प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मिल जाएगा, सनलाइट मिल जाएंगे, ठीक है, सनलाइट ऐसे ऐसे मिलेंगे उसको, तो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन भी बनाएंगे, उस कंडीशन में स्वपोषी की तरह काम करेंगे। लेकिन जब कोई सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा तो कैसा काम करेंगे, ये विषमपोषी की तरह काम करेंगे। मतलब दोनों होते हैं, कैसा होते हैं, स्वपोषी विषमपोषी। जैसे आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा आप लोग को, साइनोबैक्टीरिया नीचे में दिखाएंगे,
ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। कोशिका झिल्ली के चारों तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसकी कोशिका भित्ति किससे मिली होती है, देखो यहाँ पर दिया है पेप्टाइडोग्लाइकान से बनी होती है। इसके देखो कोशिका भित्ति में शामिल किया गया है इसको। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है इसकी, किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से मिलकर बनती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। एग्जाम्पल भी दिया है, उदाहरण जीवाणु, देखो मैं पूरा बताया था, जीवाणु, एनाबिना, ये सभी हैं। ठीक है। देखो बैक्टीरिया ऐसे जीव होते हैं जो कहीं पर भी जीवित रह सकते हैं भाई। आपको गर्म पानी में रख दो, जहाँ पर अधिक लवण है, जहाँ पर कोई जीव नहीं रह सकता, वहाँ भी बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं भाई। तो याद रखेंगे। एग्जाम्पल दिया है जैसे एक्सचेरिया कोलाई, एक्सचेरिया कोलाई होते हैं, ई कोलाई मतलब इस्चेरिया कोलाई, है ना, जो हमारे आंत में पाई जाती हैं। आंत सुने होंगे, छोटी आंत, बड़ी आंत, वो वहाँ पर पाए जाते हैं हमारे आहार नाल में। जो क्या होती हैं, ऐसे मुड़े 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 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं आंत, वहाँ पर ये पाया जाता है भाई। ठीक। उसके बाद दिया है बैसिलस एंथ्रेसिस, एग्जांपल दिया है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ऐसे जीवाणु हैं जो प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन आते हैं, देखते हैं। प्रोटिस्टा में बताया था कि जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, देखो पहली बात प्रोटिस्टा के बारे में मैं क्या बताया था, इसको यूकैरियोट में रखे। प्रोकैरियोट में सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं ना। उसके बाद बाकी जितने चार जगत में एक जगत भस है जो मोनेरा है, वो बस प्रोकैरियोट में आते हैं। जितने चार जगत है शामिल है, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी, ये सभी यूकैरियोट्स में आते हैं। लेकिन प्रोटिस्टा होते हैं एक कोशिक होते हैं, और बाकी तीन जो बचेंगे मेरे, प्लांटी, एनिमिलिया और फंजाई, वो कैसे होते हैं, बहुकोशिक होते हैं। याद रखेंगे। तो प्रोटिस्टा कैसे होता है, पहली बात ये यूकैरियोट होते हैं, यूकैरियोट होंगे। दूसरी बात ये एक कोशिकी होते हैं। अब ये यूकैरियोट है, यूकैरियोट है मतलब केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी। तो देखो झिल्ली सहित केंद्रक यानी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं, ये समझ आ गया। ये स्वपोषी भी होते हैं, विषमपोषी भी होती है, इसका मतलब भी आप लोग समझ गए, मैं समझा दिया हूँ, है ना। सभी क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा संभव। अब देखो एक कोशिका बस है भाई, तो ये जैसे एक कोशिका है, इसी के अंतर्गत इसका खाना भी इसी में होगा, है ना। उत्सर्जन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, यूरिन आउटपुट कर रहा है ना। उसका जो क्या है, लंग्स काम कर रहा है, हृदय काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, सभी एक ही कोशिका के अंदर ही होगा। लेकिन जब हमारे ह्यूमन में क्या करते हैं, लंग्स, हमारे दो ठो लंग्स पाया जाता है भाई। नीचे में आ गए, यहाँ पर किडनी पाया जाएगा, है ना। यहाँ पर दिल पाया जाता है भाई। सभी अलग अलग ऑर्गन होते हैं, ये एक कोशिकी हैं, इसलिए एक ही कोशिका में होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल दिया है अमीबा, पैरामीशियम, एंट अमीबा, यूग्लिना। ये एग्जांपल को आप लोग याद रखना है भाई, है ना। तो आप लोगों को देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन किया गया है। देखो क्वेश्चन क्या किया गया है, ऐसा कोई गुण बताइए जिसके कारण प्रोटिस्टा और मोनेरा को अलग किया जा सके। देखो मोनेरा भी एक कोशिकी है, प्रोटिस्टा भी एक कोशिकी है, लेकिन हमको बताना है अंतर। अंतर क्या है, अंतर मोनेरा प्रोकैरियोट है और प्रोटिस्टा यूकैरियोट है। मोनेरा में केंद्रक सहित आवरण नहीं पाया जाता, मतलब केंद्रक के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता मोनेरा में, ठीक है। लेकिन प्रोटिस्टा में केंद्रक के चारों ओर आवरण पाया जाता है, हम लोग जानते हैं भाई। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या देखते हैं, फंजाई जगत देखते हैं। फंजाई मतलब कवक, कवक को ही बोलते हैं फंजाई। आप लोग मैं बता दिया हूँ किस में होता है फंजाई, है ना, बता दिया हूँ किस में। अचार में देखे होगे आप लोग, जैसे कपड़ा जैसे आप सुखाते हैं, जैसे सूखा नहीं रहता ठंड के दिनों में, या जैसे बारिश के दिनों में देखे होगे ठीक से सूखा नहीं रहता, तो क्या होता है, थोड़ा बदबू आता रहता है। तो उसमें आप लोग देखे होगे थोड़ा थोड़ा ना फफूंद टाइप का कुछ सफ़ेद सफ़ेद रहता है, वही होता है बच्चों कवक, वही होता है कवक। ठीक है। तो कवक कैसे होते हैं, तंतुमय होते हैं। तंतुमय मतलब ऐसे धागे के समान होता है, ऐसे धागे के समान, ऐसे ऐसे धागे के समान होते हैं फफूंद। ठीक है, तंतुमय होते हैं। ये तंतु का जाल बनाते हैं जिन्हें माइसीलियम कहते हैं या कवक। ये तंतु क्या करते हैं, एक दूसरे से फंस जाते हैं ऐसे से, और क्या बना लेते हैं बच्चों, जाल बना लेते हैं। इसी जाल को हम लोग बोलते हैं कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं बच्चों। ठीक है। उसके बाद देखते हैं इस जगत के जीव कैसे होते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक, विषम पोषी होते हैं। ये हमेशा विषम पोषी होते हैं बच्चों, याद रखेंगे। कैसे होते हैं ये, विषम पोषी होते हैं। विषम पोषी मतलब ये हमेशा दूसरों से लेंगे भोजन, ये कभी भी प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है, तो हमेशा दूसरों पर ही आश्रित रहता है, दूसरे पर डिपेंड रहेगा, और इसको अपना भोजन बनाने में पसंद नहीं है, खुद नहीं बनाते हैं बच्चे। ठीक है। और इसके बाद यह है, इस कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया। अगर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता तो भोजन तो अपना खुद बना लेते। जैसे पौधों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तभी तो उसका पत्ती हरा होता है भाई, है ना। लेकिन ये जो कवक होते हैं अपना भोजन नहीं बनाते, इसी कारण इसमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाए जाते बच्चों। इसके एग्जाम्पल दिए हैं म्यूकर, ईस्ट है, मशरूम देखे होगे आप लोग बच्चों। मशरूम हमारे गाँव तरफ जैसे आप लोग देखे होगे, कहीं बाजार मार्केट में देखे होगे, है ना। एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ये सभी फंजाई होते हैं बच्चों।
ठीक। उसके बाद देखते हैं इसमें कुछ लिखा है, देखो आप लोग देखे होंगे क्या क्या, देखो देखो आपने नमी युक्त डबा रोटी पर बरसात के दिनों में चमड़ों के जूतों पर कभी कभी अचार में, देखो अचार में जाल युक्त संरचनाएं देखी होगी। ये सभी क्या है बच्चों, कवक है। कुकुर मुत्ता देखे होगे, कुकुर मुत्ता बोलते हैं, सुने होगे, वो भी एक क्या है, कवक है। ये क्या करते हैं, सहजीवी, मृतोपजीवी तथा परजीवी के रूप में काम करते हैं। मतलब क्या करते हैं बच्चों, ये जो मरे हुए चीज होते हैं बच्चों, जैसे कोई जीव मर जाता है, पत्तियां होती हैं सड़ जाते हैं, वहां पर ये वहां से अपना ये क्या करते हैं, भोजन लेते हैं। इसी कारण इसको विषमपोषी बोलते हैं बच्चों। ठीक है। देखो कुछ कवक जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी, देखो कुछ जो कवक होते हैं बच्चों जैसे ईस्ट, जैसे हम लोग क्या बनते हैं, डबर रोटी देखे होगे, डबर रोटी खाते होगे, ब्रेड खाते होगे, वो किससे बनता है, आटे से बनता है, हम लोग जानते हैं आटे से बनता है। लेकिन कैसे बनता है, तो उसमें हेल्प कौन करता है, तो एक कवक हेल्प करता है। एक कवक कौन सा है बच्चों, ईस्ट है। कौन सा है, ईस्ट है। ईस्ट ही ऐसा कवक है बच्चों जो हमारा एल्कोहल होता है, शराब होता है, दारू बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ईस्ट ही बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ईस्ट ही किण्वन द्वारा, किण्वन क्या है आगे पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है। तो कुछ कवक एंटीबायोटिक का निर्माण करता है। एंटीबायोटिक जो दवा देती है, हॉस्पिटल जाएंगे तो एंटीबायोटिक दवा देती है, जैसे पेनिसिलिन का नाम आप लोग सुने होंगे बच्चों। ठीक है, वो होता है भाई। अब उसके बाद देखते हैं कुछ लाइकेन के बारे में कुछ जिक्र किया गया है। लाइकेन होता है क्या है बच्चों, जो हमारा कवक होता है, क्या होता है, कवक। और जो शैवाल होता है, आप लोग शैवाल देखे होगे, जैसे तालाब में गए होगे आप लोग तो वहाँ पर काई देखते हो, काई काई समझते हो, ग्रीन कलर का होता है, हरा हरा, उसी को बोलते हैं शैवाल। तो कवक और शैवाल जब साथ साथ काम करते हैं, अपना जीवन यापन साथ साथ करते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों लाइकेन। क्या बोलते हैं, लाइकेन। देखो सहजीविता मतलब सह मतलब साथ साथ, साथ साथ जीने वाला सहजीविता। तो लाइकेन और कवक जो लाइकेन क्या होता है, कवक और शैवाल की सहजीविता होते हैं। देखो शैवाल क्या करता है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन बनाते हैं। और कवक क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, कवक जमीन से जो खनिज लवण होते हैं उसको अवशोषित करके किसको देता है, शैवाल को देता है। तो दोनों देखो, शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन बनाएगा उस कवक को दे देगा। अब कवक क्या करता है, जमीन से जो पानी मिल गया, लवण मिल गया, खनिज मिल गया, उसको किसको देगा, शैवाल को। मतलब एक दूसरे को मदद करते रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे बच्चों कि कहीं पर चट्टान होता है, वहाँ पर पेड़ पौधे पहले नहीं होते, लेकिन पेड़ पौधे बाद में उग जाते हैं। क्यों उग जाते हैं, इसी शैवाल लाइकेन के कारण ही है बच्चों। ठीक है, याद रखेंगे किसके कारण है, लाइकेन। मैं आगे पूछूंगा, याद रखना है। उसके बाद देखते हैं प्लांटी जगत देखते हैं। प्लांटी जगत में होता क्या है, पादप होते हैं भाई। प्लांटी मतलब पादप होंगे भाई। ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। कोशिका यूकैरियोटिक मतलब मैं कई बार बताती हूँ, यूकैरियोटिक मतलब नाभिक के चारों ओर या केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाया जाएगा। ठीक है। और ये कैसे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अर्थात ये कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्व मतलब खुद से बनाने वाला। ठीक है। इसकी मैं बताया था शुरू में बच्चों, इसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज से। याद रखेंगे, आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है किससे बनी होती है, सेलुलोज से। उदाहरण दिया है शैवाल। शैवाल को हम लोग पादप जगत में शामिल करते हैं बच्चों। फ्यूनेरिया जिसको मांस बोलते हैं, फर्न है, साइकस, खजूर आप लोग देखे होंगे, नीम देखे होंगे, धान देखे होंगे। ठीक है। जो किसान बच्चे हों, धान तो देखते ही हैं भाई, क्योंकि उसका जीना खाना वहीं होता है भाई। ये सभी जो डायग्राम में दिया है सभी का एग्जाम्पल दिया है। तो R.H. विटकर ने शैवालों को प्लांटी जगत में शामिल किया भाई। ठीक, शामिल किया गया है। ठीक है। शैवाल के इसको बोलते हैं, जो काई होते हैं ना, जनरल भाषा में हम लोग काई बोलते हैं। ठीक है। फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया मांस वे होते हैं जिसमें क्या होता है, देखो मुख्य रूप से पत्तियां, जड़ जैसी संरचनाएं राइजोट्स का बना होता है। राइजोट्स क्या, देखो इसमें क्या होता है, पत्तियां होती हैं और जड़ होती हैं बच्चों। देखो जो जड़ होता है उसको हम लोग इसमें राइजोड बोलते हैं, राइजोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, राइजोड। तो इस प्रकार का जो पौधे होते हैं उसको ब्रायोफाइटा में रखते हैं। किसके में रखते हैं बच्चों, ब्रायोफाइटा में। तो ये और राइजोड का काम क्या होता है बच्चों, जैसे जड़ का काम क्या होता है, पानी का अवशोषण करना, खनिज लवण का अवशोषण करना, उसी प्रकार राइजोड का भी काम वैसे ही होता है। रिक्सिया मार्किन्सिया इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद एग्जाम्पल आता है फर्न बच्चों। अब फर्न क्या होता है, ये फर्न ऐसे पौधे होते हैं बच्चों जिसमें इसको जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है। मतलब इसमें जड़ भी पाया जाएगा, तना भी पाया जाएगा और पत्ती भी पाया जाएगा बच्चों। और इसमें भोजन को स्थानांतरण के लिए इसमें संवहन ऊतक भी पाया जाता है। इसको याद रखना बच्चों कि संवहन ऊतक बनना स्टार्ट किस में हुआ, तो किस में हुआ, सबसे पहले किस में बना, 5 जगत वर्गीकरण में सबसे पहले किस में बना, तो ये बना किस में बना, टेरिडोफाइटा में बना। किस में बना बच्चों, टेरिडो, देखो टेरिडोफाइटा बोला यहाँ पर, तो टेरिडोफाइटा में बना। इसको याद रखना।
देखो इसमें इसके अंतर्गत में क्या आते हैं बच्चों, अपुष्पी पादप आते हैं। क्या आते हैं, देखो अपुष्पी पादप, इसमें बीज उत्पन्न नहीं होते, जो इससे फल जो बनते हैं ना बच्चों, वो क्या होते हैं, उसमें बीज नहीं पाए जाते। तो ये चीज़ हमको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। ओके, आगे बढ़ें। ओके भाई, अब उसके बाद देखते हैं, क्या देखते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। क्या बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं अमरबेल? आप लोग सभी लोग देखे होंगे अमरबेल। किसने नहीं देखा है, किसने नहीं देखा है बताइए मेरे को। सभी लोग देखे, अगर देखे होगे तो कमेंट बॉक्स में यस सर बोलिए, यस सर, यस सर, यस सर। अमरबेल आप लोग देखे होंगे, आसपास आपको मिला होगा। किसी भी पेड़ जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उसमें क्या होता है, पूरा लपटाया रहता है, पूरा चिपक जाया रहता है। ये क्या होता है बच्चों, ये पर्णहरित होता है। पर्णहरित मतलब नहीं रहता, मतलब पर्ण मतलब जो क्लोरोफिल बोलते हैं बच्चों। क्लोरोफिल ऐसा नहीं, मतलब हरा नहीं होता, आप लोग देखे होंगे येलो येलो होता है। देखो यहाँ पर डायग्राम में भी दिख रहा है, जो लिपटा हुआ है वो है क्या है, अमरबेल है बच्चों। किसी पादप पर लिपटा हुआ है। देखो जैसे अरहर का है शायद पौधा, जो उस पर लिपटा हुआ है। तो ये अमरबेल क्या करता है, ये परजीवी की तरह कार्य, जैसे हमारे सर में जू पाया जाता है, जू बोलते हैं, वो क्या करता है, हमारे जो ब्लड होता है, खून होता है, उसको क्या करता है, सक करता है, पीता है। उसी प्रकार अमरबेल भी क्या करता है, पौधों के अंतर्गत जो भी खाना होता है उसको सक कर लेता है, चूहक लेता है, ठीक है। तो ये होता है भाई। तो अमरबेल के बारे में भी हम लोग जान गए। अब पुष्पी पादों को भी हम लोग दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें बीज आवरण रहित, बीज आवरण रहित मतलब बीज के, जैसे बीज है बच्चों, तो बीज के चारों तरफ भी आवरण नहीं पाया जाता है। बीज के चारों तरफ आवरण, जैसे आप लोग चने के पौधे देखे होंगे, मतलब बीज देखे होंगे, उसके चारों तरफ एक छिलका पाया जाता है, छिलका बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो ये आवरण पाया जाता है। तो किसमें नहीं पाया जाता, बीज आवरण रहित बोला है, तो रहित मतलब नहीं पाया, तो किसमें, जिम्नोस्पर्म में। किसमें, जिम्नोस्पर्म। जैसे जिम्नोस्पर्म वर्ड नाम आए तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए बीज रहित। बीज रहित आवरण मतलब आवरण रहित बीज, सॉरी, आवरण रहित बीज मतलब बीज में आवरण नहीं पाया जाता। और आवरण रहित बीज में किसमें आता है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में देखे होगे, जिसको दो भाग में फिर से डिवाइड करते हैं। एक बीजपत्री, एक बीजपत्री मतलब जिसमें एक बीज पत्र होता है। जैसे गेहूं में देखोगे आप लोग, गेहूं के बीज को देखोगे तो उसको आप दो भाग में तोड़ सकते हो क्या, उसको दो भाग में नहीं तोड़ सकते। जैसे आप लोग द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री में दो बीज पत्र होते हैं, ठीक है, या फिर इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो जैसे चना हो गया, चना को आप लोग जैसे तोड़ोगे तो आपको दो भाग में आराम से टूट जाता है। मटर, मूंग, ये सभी होते हैं दो भाग में टूट सकते। देखो मैं पहले बताया था, इसमें मूसला जड़ें होती हैं, जालिकावास शिराविन्यास पाया जाता है। और एक बीजपत्री में कैसा होता है, समांतर शिराविन्यास, शुरू में ही बताया था मैं। ओके, जो भी बता रहा हूँ बच्चों आपके काम के लिए ही है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं जगत एनिमिलिया, देखते हैं बच्चों, ठीक है। जगत एनिमिलिया में क्या आता है, जगत एनिमिलिया में जितने भी जंतु होते हैं वो आते हैं। जैसे आपको नीचे दिख रहा है, हाथी दिख रहा है, इधर दिख रहा है भाई, इधर पैरेट दिख रहा है, इधर क्या है और कुछ जानवर दिख रहे हैं, सभी चीज़ दिख रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, पहले तो बात होते हैं बहुकोशिकीय होंगे, सभी का अलग अलग कार्य होता है। सभी जितने भी ऑर्गन्स होंगे, किडनी हो गए, लंग्स हो गए, है ना, ये सभी का अलग अलग काम होगा, सभी का काम होता है। यूकेरेटिक होते हैं बच्चों, और विषम पोषित। जैसे हम लोग भी जंतु में आते हैं, एनिमिलिया में आते हैं। हमारा भोजन स्वयं तो हम लोग नहीं बनाते। अब ऐसी बात अलग है भाई कि हम लोग जो गैस में खाना बनाते हैं वो बात अलग है ना, कि भोजन स्वयं बनाते हैं वो बात अलग। क्योंकि हम तो वो भोजन जो हमको कहाँ से मिल रहा है, पौधों से मिल रहा है। चावल कहाँ से आता है, पौधों से आता है। तो हम लोग किस पर डिपेंड है, पौधों पर। कहीं पर जैसे किसी मुर्गी खा लिए, है ना, कुछ भी और खा लेते, तो ये क्या, हम लोग मांस को भी खा सकते हैं, तो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। इसकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती बच्चों, याद रखेंगे, कोशिका भित्ति इसमें एनिमल में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति की जगह एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है बच्चों। जैसे कोशिका है, ये कोशिका है, उसके चारों तरफ एक ना पतली सी एक झिल्ली पाई जाती है बच्चों, पतली सी झिल्ली पाई जाती है। जैसे आप लोग अंडा देखे होगे, एग देखे होगे, खाते होगे, मुर्गी का अंडा देखे होगे। जब उसको उबालोगे, आप लोग उबालोगे तो उसको छीलोगे तो अंडे के चारों तरफ एक पतला सा झिल्ली पाया जाता है, हल्का सा छिलका, मतलब छिलका को जैसे निकाल दोगे, वो कठोर जो आवरण तो उसको निकालो, तो उसके नीचे ना पतला सा छिलका, मतलब झिल्ली पाया जाती है। उसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। देखो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर है बच्चों, है ना। कोशिका झिल्ली होती है, जीवित होता है, निर्जीव नहीं होता है, जीवित होता है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, पादप में पाया जाता है। पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है, इसमें नहीं पाया जाता। इसमें हरित लवण नहीं पाया जाता, इसी कारण तो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, है ना। और जीवों में पोषण अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। इसमें भोजन को ग्रहण करने के लिए विशिष्ट अंग होते हैं। तितली में रस चूसने के लिए नली, मनुष्य में मुंह, पक्षियों में चूंह, मतलब सभी लोग, सभी जीवों में भोजन ग्रहण करने के लिए अलग अलग माध्यम होते हैं। कई लोग कहीं से भी खाना, जैसे जू है वो कहीं से अब सक करने से खाता है। हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोग क्या, माउथ के थ्रू क्या करते हैं, अपना भोजन को खाते हैं, सॉलिड पार्टिकल खाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं। पक्षी भी क्या करते हैं, सीधा खा लेते हैं भाई।
अधिकांश में जंतुओं में क्या होता है, प्रचलन होता है। प्रचलन मतलब चलना बच्चों, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान हम लोग चल सकते हैं। सभी हाथी है जो दिख रहा है नीचे में, वो भी चल सकते हैं। चल सकते कि नहीं बताइए मेरे को, चल सकते हैं भाई। ड्रैगन फ्लाई दिया है, तोता दिया है, चपटा कृमि, हाँ जोंक देखे होगे बच्चों, जोंक जोंक तालाब में जाते हो तो आपको जोंक पकड़ा होगा कभी, क्या किसी को पकड़ा है तो बताइए मेरे को कमेंट करके, ठीक है। उसके बाद मछली है, मछली भी तैरती है भाई, घोंगा है, सीपी है, ये सब तरह से एग्जाम्पल हम लोग को दिया है। तो जंतु जगत को हम लोग फिर से दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। जैसे उसको किसमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित है, जैसे हमारे पीछे में एक रीढ़ की हड्डी ऊपर, जिसमें अगर बच्चों हमारे में रीढ़ की हड्डी नहीं होगा तो आप लोगों को एक थैले में भरूंगा ना, तो आप लोग आ जाओगे थैले में, अगर रीढ़ का हड्डी नहीं रहेगा, क्योंकि रीढ़ का हड्डी ही के कारण ही हम लोग खड़े रह पा रहे हैं, ठीक है, खड़े रह पा रहे हैं। तो रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति के आधार पर, और जिसमें रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित है, तो रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित किस में है इसको देख लेते हैं पहले बच्चों। तो रीढ़ के जैसे आप केचुआ देखे होंगे बारिश के दिनों में, जैसे बारिश बहुत होता है तो आप लोगों को केचुआ जो होता है ना, वो बहुत चलता रहता है, मतलब इतना लंबा लगभग होगा, ऐसे लंबा पतला सा होता है, उसको बोलते हैं। जोंक होता है, मच्छर होता है, उसमें रीढ़ कटे। मच्छर में देखे हो क्या, मारे हो तो कभी देखे हो, नहीं रहता है ना, हड्डी देखे हो क्या उसमें, नहीं होता भाई, है ना। तो इस प्रकार चींटी में भी देखे होगे, नहीं रहता है। अब रीढ़ की हड्डी किस में उपस्थित है, जो रीढ़ की उपस्थिति के आधार पर, रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति के आधार उसको दो भाग में फिर से डिवाइड किए गए हैं। पहला दिया है तो त्वचा पर बाल, त्वचा पर बाल किसके में है, त्वचा पर बाल किस में नहीं है। त्वचा पर बाल जैसे हम मनुष्य हमारे त्वचा में, जैसे मेरे हाथ है उसके चारों तरफ बाल है भाई, सर में बाल है, बाल होता है, ठीक। ये होता है शेर दिया है, बिल्ली, इसमें बाल होते हैं। किसमें बाल नहीं होता है, इसमें देखो किसमें बाल नहीं होता है, मत्स्य मतलब मछली में आप लोग बाल देखे हो क्या, बाल देखे हो रहता है। उभयचर मतलब मेढक में देखे हो, या सांप में देखे हो, होता है क्या, नहीं होता है बच्चों, है ना। तो त्वचा पर बाल नहीं होता है, ये बात ध्यान देंगे। शरीर पर बाल होगा, त्वचा में बात कर रहे हैं हम लोग, त्वचा में बात कर रहे हैं। और शरीर पर पंख, शरीर पर पंख किसमें होगा, पक्षी में होगा। और शरीर पर पंख किसमें नहीं होगा भाई, मत्स्य में पंख देखे हो क्या, मछली में पंख देखते हो, मछली अगर उसमें पंख होगा तो उड़ जाएगा भाई वो मछली, तो उसको तैरने की क्या ज़रूरत है ना। और उभयचर जैसे मेढक में देखे हो क्या, या फिर सांप में देखे हो पंख दिखता है, हमको नहीं दिखता, हमको सिर्फ किस में दिखता है, पक्षी में दिखता है। तो पक्षी में क्या दिया, मैना, तोता, कौवा, मुर्गा। उभयचर के देखो इसको फिर से डिवाइड किया है दो भाग में, दो भाग में। त्वचा की नमी युक्त रहेगा कौन, और कौन नमी युक्त का अभाव, मतलब त्वचा आप लोग देखे होगा बच्चों, उभयचर होता है, मेढक होता है, मेढक को कभी पकड़े हो, उसकी त्वचा होती है बच्चों नम होती हैं, कैसी होती हैं, नम होती है। आप लोग देखे हो, देखे हो, देखे हैं, देखे हैं तो हाँ बोलिए। देखो तो त्वचा नमी युक्त, तो उसमें मत्स्य आते हैं, उभयचर भी आते हैं। आप लोग मछली को पकड़ोगे तो कभी फिसल जाता है ना बच्चों, तो वो नमी के कारण होता है, मतलब नमी नमी होता है ना, वो पकड़ के देखना फिसल जाएगा। तो देखो उभयचर नमी युक्त है त्वचा को, उसको फिर से दो भाग में बात करते हैं, कितने भाग में, दो भाग में बच्चों। एक सल का, देखो सल का रहेगा, सल का जैसे मछली देखना बच्चों, उसको मछली के चारों तरफ ना सल का पाया जाता है, सील का पाया जाता है, ऐसे ऐसे ना डिब्बा डिब्बा पाया जाता है। उसको पहले छीला जाता है, उसके बाद पकाने से पहले उसको सब हटाया जाता है, ठीक है। अब उभयचर जैसे मेढक है उसमें ये सभी चीज़ नहीं पाया जाता, सल का नहीं पाया जाते हैं। अब नमी युक्त त्वचा का अभाव, किसमें त्वचा मतलब त्वचा क्या आता है, नम नहीं होता बच्चों। तो सरीसृप आप सांप को देखे होगे, उसमें उसको यहाँ नम नहीं होता, नम नहीं होता मतलब उसके जैसे सांप देखे होगे बच्चों, सांप देखे होगे उसके चारों तरफ केचुली पाया जाता है। केचुली मतलब एक झिल्ली पाया जाता है बच्चों, जिसी को छोड़ा जाता है ना, जो केचुली बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, केचुली। तो हम लोग समझ गए बच्चों, क्या समझ गए कि जीव को हम लोग कैसे बांट रहे हैं, रीढ़ की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। उसके बाद त्वचा पर बाल और नहीं है, इसको बांटे हैं। उसके बाद अगर त्वचा पर बाल नहीं है तो उसको फिर दो भाग में बांटे, शरीर पर पंख है और शरीर पर पंख नहीं, उसको भी, अगर शरीर पर पंख नहीं है उसको भी दो भाग में बांटे, त्वचा नमी युक्त और त्वचा नमी युक्त नहीं है उसमें। उसके बाद नमी युक्त है तो उसको भी फिर दो भाग में बांटे, शल्क की उपस्थिति और शल्क की अनुपस्थिति के आधार पर। अब देखते हैं बच्चों नामकरण। देखो हर जीव का नामकरण करते हैं तभी हम लोग पहचानते हैं। जैसे आपका नाम कुछ भी है, सोनू है, गोलू, कुछ भी है, जैसे नाम आप लोग का नाम, जैसे मेरा नाम है जितेंद्र कुमार है, मेरा नाम क्या है, जितेंद्र कुमार। तो मेरा नाम से ही मेरा पहचान चल रहा है ना, कि अगर मेरा का नाम नहीं रहता मेरे को क्या, ओ जी, ए जी, सुनो जी, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, नहीं बोलते। तो नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम किसी को जीव को पहचानने में या फिर वर्गीकृत करने में, समूह बनाने में, ये सभी में हेल्प करने के लिए ही नामकरण की
आवश्यकता हमको पड़ी। तो किसी भी जीव का वर्गीकरण में स्थान निर्धारित करके एक निश्चित नाम देना क्या कहलाता है? वर्गीकरण। डेफिनेशन याद रखेंगे, परिभाषा याद रखेंगे। अब नामकरण इसलिए भी करते हैं बच्चों, क्योंकि हर जीव का नाम वैज्ञानिक नाम निर्धारित किया गया है। वैज्ञानिक नाम हम लोग जानते हैं, जैसे मैं हमारे तरफ, जैसे मैं आलू को आलू बोल रहा हूँ, है ना। किसी, जैसे मैं छत्तीसगढ़ का हूँ तो मैं आलू को आलू बोल रहा हूँ। किसी दूसरे राज्य में उसी को कुछ और बोलते होंगे। जैसे आलू को तमिल में उरु लैक लैक ऐसे बोला है, मराठी में बटाटा, हिंदी में आलू, अंग्रेजी में पोटैटो। तो सभी का अलग अलग नाम है, अलग अलग ढान, मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग नाम दिया गया है। तो इन सभी को दूर, झंझट को हटाने के लिए, इस सभी कन्फ्यूज़न को, जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, हमको क्या बोले, तो उसका सिर्फ एक ही नाम देंगे, ऐसा इन्होंने बोला। किसने बोला? बायोलॉजी उन्होंने, जीव विज्ञान ने ऐसा बोला। तो किसी भी जीव के उन्होंने वैज्ञानिक नाम डिसाइड किया। वैज्ञानिक नाम कहा उसी को, मतलब सारी दुविधा को हटाने के लिए वैज्ञानिक नाम दिया। तो वैज्ञानिक नाम अध्ययन को देखते हुए लिनियस ने जीवों के नाम की आवश्यकता महसूस हुई और उसको द्विनाम पद्धति दिया। द्विनाम पद्धति मतलब किसी भी जीव का नाम होगा वो दो नाम से मिलकर होना। जैसे मैं जितेंद्र कुमार बोला तो मेरा नाम दो नाम से मिलकर, जितेंद्र और कुमार। तो उसने लिनियस ने दिया, लिनियस ने दिया द्विनाम पद्धति। देखो लिनियस का दो बार नाम आ गया भाई। एक तो जीव जगत को दो भाग में डिवाइड किया, जंतु जगत, एक पादप जगत, और दूसरा है द्विनाम पद्धति। किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। तो कैरोलस लिनियस ने बताया कि द्विनाम पद्धति में पहला वर्ड जो होगा क्या होगा? वंश होगा भाई। क्या होगा? वंश होगा। और दूसरा वर्ड क्या होगा? जाति होगा। पहला वंश होगा, जैसे मेरा क्या है, जैसे मेरा पूरा नाम बोलता हूँ मैं तो जितेंद्र देवांगन बोलता हूँ, है ना। तो पहला नाम मेरा जितेंद्र का है, मेरा वंश है, और देवांगन मेरा क्या है? जाति है। तो जैसे आपका भी होगा कुछ, है ना। जैसे जो ह्यूमन होता है, इंसान होता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है भाई? क्या नाम होता है? मैं शुरू में बताया था, होमो सेपियंस। क्या होता है? होमो सेपियंस। तो होमो वर्ड क्या है? इसमें वंश है। होमो वर्ड क्या है? इसमें वंश है। दूसरा क्या है? जाति है। ठीक, समझ आ गया। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कुछ मतलब जब इसको नामकरण करें तो उसको कुछ नियम देना पड़ेगा भाई। मतलब कुछ भी नियम के फॉलो करते हैं, हर चीज़ को कोई नियम से चलते हैं हम लोग। जैसे समाज में रहे तो कुछ का कुछ नियम रहता है, उसी को इसका भी वैज्ञानिक नाम दे रहे हैं तो उसका भी कुछ नियम रहे। तो प्रत्येक जीव का नाम पहला वंश होगा, दूसरा होगा जाति। पहली बात, जीव के वंश के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर से तथा अन्य अक्षर छोटे, मतलब जितना भी वंश होगा, शुरू का जो वंश होता है उसका पहला अक्षर बड़ा होगा। इतना याद रखेंगे, कैसा रहेगा? पहला अक्षर बड़ा रहेगा, उसके बाद जितने भी अक्षर रहेंगे वो पूरे छोटे रहेंगे। वंश और जाति के नाम को तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे? तिरछे अक्षरों में लिखेंगे बच्चों। इटैलिक वर्ड बोलते हैं इसको, तिरछे में लिखते हैं। यदि नाम सीधे अक्षरों में लिखे जाते हैं तो उनके बीच रेखा की, अगर हम लोग सीधे सीधे लिख देंगे, मतलब तिरछा नहीं लिखेंगे, है ना, इटैलिक वर्ड में नहीं लिखेंगे, तो उसके नाम के नीचे में हम लोग ऐसे लाइन खींचेंगे। कैसे खींचेंगे? लाइन। देखो दिया है, जैसे मेढक का वैज्ञानिक नाम दिया है बच्चों, राणा टिग्रिना। तो राणा इसका वंश है, टिग्रिना इसका क्या है बच्चों? जाति है। तो राणा में देखो, राणा क्या है? वंश है। तो वंश का पहला वर्ड में क्या बताऊँ? कैपिटल रहेगा, बड़ा रहेगा। तो आर मेरा क्या है? आर क्या है मेरा? बड़ा है। तो बाकी वर्ड जितना भी है छोटा है। और देखो सभी बच्चों तिरछा इटैलिक वर्ड में लिखा है बच्चों, इटैलिक वर्ड में। तो जितने भी एग्जाम्पल दिया है बच्चों, मेढक का दिया है, शेर का पैंथेरा लियो दिया है, गौरैया का पैसा है, डोमेस्टिस दिया है, मनुष्य के दिया है होमोसेपियन। इन सभी को नाम को आप लोगों को याद रखना है, वैज्ञानिक नाम को याद रखना है। तो समय समय पर देखो क्या लिखा है उसके बाद क्या बोला है? समय समय पर प्रकृति में प्रजाति की विलुप्ति और नई प्रजातियों का विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसी कारण वर्गीकरण की कोई भी प्रणाली सभी जीवों को सीमाबद्ध नहीं कर सकती। विघटन के 5 जगत वर्गीकरण विकसित होने के बाद भी कई प्रणालियां भी आती रही। ऐसा प्रतीत होता है कि 5 जगत वर्गीकरण में जैव विविधता को समेटने में अपर्याप्त है, क्योंकि जैसे जैसे नए जीवों की खोज होती रहती है, जैव विविधता का आयाम बदलता है, वैसे ही वर्गीकरण आधार बदलते जाएंगे, वर्गीकरण स्वरूप भी। देखो बच्चों, इन्होंने क्या बताया? 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? आर.एच. व्हिटकर ने दिया भाई, है ना। हम लोग जानते हैं आर.एच. व्हिटकर ने दिया। तो इन्होंने क्या बताया कि जैसे जैसे नया आज का आप लोग देखे भी होंगे, आजकल क्या हो रहा है, नए नए जीव उत्पन्न हो जा रहे हैं, है ना। सभी में क्या ना कुछ विविधता होते जा रहे हैं। तो इसके कारण ना नामकरण भी जो देते हैं उसमें भी कुछ तो हमारे त्रुटियां हो सकती हैं बच्चों, है ना। ये सभी दिया है। तो आर.एच. व्हिटकर भाई साहब ने अपना ये दिया। तो के वर्ड्स में देखो, तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा ये देख लेते हैं भाई, है ना। उसके बाद हम लोग क्या क्या सीखा है? हम लोग देखिए प्रकृति में विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं। हम लोग जानते हैं भाई, हाँ, शेर है, हाथी है, चीता है, डायनासोर है। डायनासोर तो हम लोग देखे नहीं है सर, तो विलुप्त हो गया है ना।
गुणों में जिसको जिसका गुण समान है उसको हम लोग समूहीकरण में, मतलब जो जो होशियार बच्चे हैं उसको एक समूह में रख दे, जो गधे बच्चे हैं उसको एक समूह में रख देंगे, ठीक है। तो वैज्ञानिक ने समानताओं विषाणुता का वर्गीकृत किया, है ना। समानताओं को स्पष्ट करने से आएगा, प्रकृति में जीवों का सरल सुगमता का अध्ययन करना वर्गीकरण कहलाता है। मतलब वर्गीकरण कैसे करते हैं, मतलब जीवों का अध्ययन करने में हमको आसानी हो इसलिए हमको जीवों को क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। लिनियस ने कितने जगह में बांटा, 2 जगह में बांटा। फिर आर.एच. व्हिटकर उन्होंने 5 जगह में डिवाइड किया। किसके आधार पर भी किया, मैं बताया था, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, विषम कोशिकीय और स्वपोषी के आधार पर बच्चों, ठीक। उसके बाद क्या है, उपयुक्त 5 जगह दिया, क्या है, मोनेरा, प्रोस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, है ना। और उसके बाद क्या है बच्चों, पदानुक्रम के बारे में बताया कैरोलस लिनस ने भाई, है ना। और उसको पहला, उसके बाद बताया कैरोलस लिनस ने नामकरण बताया, जिसमें पहला वर्ड वंश, या उसी को बोलते हैं जीनस, बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं जीनस। दूसरा जाति, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में स्पीसीज बोलते हैं बच्चों। तो इस प्रकार बदलते अनुक्रम वर्गीकरण स्वरूप बदलते रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर जो होता है बच्चों, ये अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसको आप लोग को ध्यान से पढ़ना है, अपने ग्रुप में जो अभी आप लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो उसमें भी आप लोग शेयर करो, ताकि बाकी बच्चों भी के पास पहुँचे, और ताकि आप लोग का जो भी मतलब अभी तक से नुकसान हुआ उसका भरपाई हो सके भाई, है ना। क्योंकि अभी आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तभी 10वीं में अच्छो टॉप कर पाओगे। अगर अच्छे से, अगर NTSC का पेपर दिलाना है तो अच्छे से आप पढ़िए, ताकि आपको पर मंथ मतलब कितना मिलेगा बच्चों, 12 कितना, 1200 मिलेगा बच्चों, तो आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ओके बच्चों, अगर आप लोग को समझ आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग को जितना भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते जाएगा बच्चों। तो आप लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके बच्चों, तो अभी के लिए हम लोग बाय, अभी के लिए हम लोग जाते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।